नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे मेलाज्मा या जिसे हिंदी में छाई कहा जाता है उसके ट्रीटमेंट के बारे में। ये बीमारी बहुत ही कॉमन है। इस बीमारी में क्या होता है, हमारे स्किन के ऊपर, पर्टिकुलरली हमारे फेस के त्वचा के ऊपर किसी किसी जगह में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, यानी त्वचा का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। यानी त्वचा के ऊपर कुछ काले या ब्राउन कलर के या कुछ ग्रेइश कलर के धब्बे आ जाते हैं। तो इसे ही बेसिकली मेलाज्मा कहा जाता है। ये 20 से 40 साल के उम्र के लड़कियों में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। लड़कों में भी मेलाज्मा होता है पर उतना ज़्यादा कॉमनली नहीं होता है। तो इस बीमारी का कारण क्या है? देखिए, इसका एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, यानी बहुत सारे कारणों का एक साथ प्रेजेंट होने के लिए ही ये बीमारी हमारे स्किन के ऊपर दिखाई देता है। अब देखिए, लड़कियों में ये बीमारी बहुत ही कॉमनली देखा जाता है, लेकिन लड़कों में ये बीमारी उतना कॉमन नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे कारण है लड़कियों का सेक्स हार्मोन, यानी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान जब महिलाओं के शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन हार्मोन्स का परिमाण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब उनमें मेलाज्मा या छाई होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बहुत से लड़कियों में या औरतों में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बीमारी पहली बार उनमें दिखाई देता है। जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ होते हैं उनमें भी यही सेक्स हार्मोन्स ही रहते हैं, तो उनके सेवन के वजह से भी लड़कियों में या औरतों में मेलाज्मा या छाई दिखाई दे सकता है। लेकिन ये हार्मोन्स तो सभी लड़कियों के शरीर में रहता है, लेकिन क्या सभी को मेलाज्मा होता है? नहीं, सभी में मेलाज्मा नहीं होता है। कुछ ही लड़कियों में या कुछ ही औरतों में ये बीमारी दिखाई देता है। और इसका रीजन है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, जिसका मतलब है जो लड़कियां या जो औरतें जेनेटिकली ये बीमारी होने के लिए पहले से ही मोर प्रीडिस्पोज है, यानी जिनमें जेनेटिकली ये बीमारी होने का खतरा पहले से ही ज्यादा है, उनमें ही ये बीमारी दिखाई देता है। बाकियों में ये बीमारी नहीं होता है। जेनेटिक और हार्मोनल फैक्टर्स के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज। यानी जो लड़कियां जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है और जिनमें हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हुआ है, उनमें सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज चेहरे के ऊपर गिरने के वजह से चेहरे के कुछ एरियाज में जो मेलानिन है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिस वजह से उनमें ये बीमारी दिखाई देता है। और भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे कि कुछ कॉस्मेटिक्स या कुछ दवाई जिनके साइड इफेक्ट्स के वजह से भी ये बीमारी हो सकता है। ये जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है ये मेनली 3 टाइप्स में अपने आप को प्रेजेंट करता है। सबसे पहला है सेंट्रोफेशियल, जिसमें चेहरे के बीच में यानी फोरहेड के बीच में, नाक के ऊपर, होठों के ऊपर, होठों के नीच में, इन जगहों में हाइपर पिगमेंटेशन होता है। दूसरा है मेलर, यानी हमारे जो चीक बोन्स है उसके ऊपर के जो स्किन है उसके ऊपर पिगमेंटेशन दिखाई देता है। और तीसरा है मैंडिब्यूलर, जिसमें हमारे जो चिन है इसके ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन दिखाई देता है। मैंडिब्यूलर प्रेजेंटेशन थोड़ा रेयर है। मैंने तो सिर्फ मैंडिब्यूलर प्रेजेंटेशन लेके कोई पेशेंट मेरे पास आया है ऐसा अभी तक नहीं देखा है, लेकिन सेंट्रोफेशियल और मेलर प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही कॉमन है। ये दोनों प्रेजेंटेशन लेके बहुत सारे पेशेंट्स रेगुलरली मेरे पास आते रहते हैं। अब देखिए, छाई या मेलाज्मा में जो मेलानिन पिगमेंट स्किन के अंदर ज्यादा परिमाण में जमा होता है, वो अगर हमारे स्किन के जो लेयर्स है उनके ऊपरी लेयर्स में जमा होता है तो वो बाहर से दिखने में ब्राउन कलर के होते हैं। और अगर वो पिगमेंट्स स्किन के नीचे का जो लेयर्स है उनके अंदर जमा होता है तो वो बाहर से दिखने में थोड़ा ग्रेइश या ब्लूइश कलर का दिखता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंस यही है कि जिन पेशेंट्स में डीपर लेयर्स में पिगमेंट रहता है, यानी जिनके मेलाज्मा बाहर से दिखने में ब्लूइश या ग्रेइश कलर के होते हैं, उनका ट्रीटमेंट करना और ज्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लड़कियों में जो छाई या मेलाज्मा दिखाई देता है, जिसे क्लोआज्मा भी कहा जाता है, वो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी के बाद अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो उन सिचुएशंस में तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये बीमारी उनमें अपने आप ठीक नहीं होता है तब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ता है। और जो महिलाएं गर्भ निरोधक दवाइयाँ लेते हैं उनमें अगर उस वजह से उनको मेलाज्मा होता है तो वो भी अपने आप ठीक हो सकता है। उसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा और उनसे कंसल्ट करना होगा, ताकि वो आपको ऐसा कोई दवाई दे या ऐसा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपको लेने के लिए कहे जिससे मेलाज्मा होने का खतरा आप में बहुत ज़्यादा घट जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे जब आप गर्भ निरोधक गोलियां लेना बंद कर देंगे जिससे ये बीमारी हो सकता है,
तो आपका जो मेलास्मा है वो धीरे धीरे घट सकता है या धीरे धीरे कम हो सकता है। लेकिन जिनमें ये बीमारी ऑटोमेटिकली अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है या कम हो जाता है, वो तो डॉक्टर के पास आते नहीं हैं ऑब्वियसली। तो जिनमें ये अपने आप कम नहीं होता है, उनके बारे में ही बात करते हैं। देखिए, जिन पेशेंट्स में ये बीमारी अपने आप ठीक नहीं होता है, उनमें ये बीमारी क्यूरेबल नहीं है, क्योंकि देखिए इनमें जेनेटिक फैक्टर्स शामिल है। जीन हम साथ लेके जन्म लेते हैं, जिनको कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इस बीमारी को हम पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन विथ प्रॉपर एंड रेगुलर ट्रीटमेंट इस बीमारी को कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो देखिए, ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फोटो प्रोटेक्शन, यानी खुद को सूरज के किरणों से, टू बी स्पेसिफिक सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज से बचाना। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है फिजिकल फोटो प्रोटेक्शन, यानी जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तब छतरी, टोपी, मास्क इत्यादि का रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फोटो प्रोटेक्शन से ज़्यादा अच्छा फोटो प्रोटेक्शन और किसी भी चीज़ में नहीं मिलता है। और दूसरा है यूज़ ऑफ सनस्क्रीन्स। सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल करके आप बहुत हद तक खुद को सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज से बचा सकते हैं। अब कौन सा सनस्क्रीन और कैसे यूज़ करना है, इस बारे में पहले ही मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा। वहां से क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। पर यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो औरतें प्रेग्नेंट है या जो औरतें अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, उनमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल मैं यूजुअली नहीं करता हूँ। ऑल्दो फिजिकल सनस्क्रीन्स जो होते हैं वो सेफ रहते हैं, लेकिन एक एब्सोल्युटली फिजिकल सनस्क्रीन ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है और वो काफ़ी महंगा भी होता है। तो इस वजह से मैं तो इनमें सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ। इनके लिए मैं जो फिजिकल फोटो प्रोटेक्शन मेथड्स है, उनके ऊपर ही ध्यान देने के लिए ज़्यादा जोर देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, वो ये है कि मेलास्मा के ट्रीटमेंट के लिए आप कुछ भी जो ट्रीटमेंट मेथड है उसको यूज़ कीजिए। जितना भी महंगा ट्रीटमेंट आप लोग यूज़ कर लीजिए, अगर ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद आप लोग फोटो प्रोटेक्शन अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे, यानी खुद को सूरज के किरणों से अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो इस बीमारी का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जितना अच्छे से आप खुद को सूरज के किरणों से बचाएंगे या फोटो प्रोटेक्शन को मेंटेन करेंगे, उतना ही अच्छा आपका ट्रीटमेंट होगा और उतना ही ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। अब मेलास्मा के जो हाइपर पिगमेंटेड पैचेस होते हैं या जो दाग धब्बे होते हैं, उनको कम करने के लिए कुछ डीपिगमेंटिंग एजेंट्स या क्रीम्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलता है। मेरे 10 साल के कैरियर में मैंने लगभग सभी क्रीम्स को यूज करके देखा है, और मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से तो कोई भी क्रीम ऐसा नहीं है जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये बेस्ट है या ये सबसे अच्छा काम करता है या ये ज़्यादातर केसेस में, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन वाला क्रीम किस पेशेंट में अच्छा काम करेगा, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, वो एक पेशेंट को सामने से देख के, उसका जो मेलास्मा का सीवियरिटी है या कौन से टाइप का मेलास्मा है, उसको एसेस करके ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। किताबों में गोल्ड स्टैंडर्ड क्रीम लिखा हुआ है, लेकिन उसका भी एक अलग प्रॉब्लम है, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि हाइड्रोक्विनोन बोल के एक क्रीम आता है, जो बहुत अच्छा काम करता है ऐसा देखा गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्रीम है, इसको हायर कॉन्सेंट्रेशन में या बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर यूज़ किया जाए तो एक्सोजेनस ओक्रोनोसिस बोल के एक बीमारी हो सकता है, जिससे चेहरा बिल्कुल ही काला पड़ सकता है। तो आपका जो मेलास्मा है वो ठीक होने के जगह चेहरा और ज़्यादा काला हो जाएगा। तो इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं कर सकते या हायर कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ नहीं कर सकते। इस क्रीम को हम प्रेगनेंसी के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ट्रेटिनोइन बोल के एक क्रीम आता है जो दूसरे क्रीम्स के कॉम्बिनेशंस में मिलता है, उसको भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ क्रीम्स के कॉम्बिनेशन में स्टेरॉयड मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, जो कि कुछ कुछ पेशेंट्स में अच्छा काम करता है, लेकिन स्टेरॉयड के भी आप लोग जानते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म में यूज़ करने से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है। तो उन क्रीम्स को भी हम बहुत लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, क्योंकि मेलास्मा एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है, सारा ज़िंदगी आपको इसके लिए ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो ऐसा क्रीम जिसको हम लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको बेस्ट क्रीम हम लोग नहीं कह सकते।
तो आप लोग ऐसा पूछिए मत मुझसे कि किसी एक क्रीम का नाम बता दीजिए, किसी एक क्रीम रिकमेंड कर दीजिए, कौन सा क्रीम लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते। कोई भी एक सिंगल क्रीम का रिकमेंडेशन किसी भी तरीके से हम लोग नहीं कर सकते हैं पेशेंट को देखे बगैर। और ऐसा भी होता है कि देखिए, पेशेंट का अगर मेलास्मा बहुत ज़्यादा सीवियर है तो इनिशियल कुछ महीनों में हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं 1-2 महीने के लिए। फिर जब वो बीमारी थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है तो हम फिर थोड़ा वीक क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं जिनका उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा सेफ है। तो कोई भी एक क्रीम ऐसा ही रिकमेंडेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत पूछिए प्लीज़। अब इन क्रीम्स को छोड़ के कुछ इंटरवेंशनल थेरेपीज भी है, जैसे कि लेज़र, केमिकल पीलिंग, माइक्रोडर्माब्रेशन, डर्मा रोलर, माइक्रोनीडलिंग, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ऐसा कोई भी इंटरवेंशनल थेरेपी नहीं है जिसको हम लोग बहुत अच्छा या बेस्ट कह सकते हैं, जिससे बहुत सारे पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है या लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है। तो कौन सा इंटरवेंशनल थेरेपी किस पेशेंट में सूट करेगा या करवाना चाहिए, ये भी डॉक्टर आपको सामने से देख के ही बता सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता या ये क्यूरेबल नहीं है, तो क्या आपको इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए? तो ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट्स में इस बीमारी का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उनमें ट्रीटमेंट तो करवाना ही चाहिए, उसके साथ प्रॉपर काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उनको मेलास्मा है, काले दाग धब्बे हैं, छाई है, क्या है। तो वो अगर ट्रीटमेंट नहीं भी करवाएंगे तो इससे उनको कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं इन द लॉन्ग टर्म। तो अगर आपको इसका ट्रीटमेंट करवाना ही है तो ज़रूर एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। खुद से कुछ भी उल्टा पुल्टा क्रीम अपने चेहरे के ऊपर लगा के अपने चेहरे को बर्बाद मत कीजिए, और कभी भी किसी जाली डॉक्टर के पास मत जाइए या किसी भी दुकान में जाके उनके रिकमेंडेशन में या किसी रिलेटिव के रिकमेंडेशन में कुछ भी क्रीम इस्तेमाल मत कीजिए। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ये जो क्रीम्स ये लोग रिकमेंड करते हैं उनमें स्टेरॉयड कॉम्बिनेशंस रहता है, कॉम्बिनेशन में स्टेरॉयड मॉलिक्यूल्स रहता है, जो यूज़ करने पे इनिशियल 1-2 हफ्ते में शायद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ में ये आपके चेहरे को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। तो ऐसा कभी मत कीजिए। अगर ट्रीटमेंट करना है तो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और इस बीमारी का अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।